गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास के पार्ट 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चित्र देखिए, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? नेपोलियन। ये कहाँ का राजा है? फ्रांस का राजा। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। उस समय पर वहाँ पर बूर्बो वंश चल रहा था। जैसे भारत में तुमने सुना है मुगल वंश, ऐसे ही वहाँ पर होता था बूर्बो वंश। लेकिन वो राजा बड़े अत्याचारी थे, निरंकुश थे। तो नेपोलियन ने युद्ध करके बूर्बो वंश को खत्म कर दिया और उसकी जगह स्वयं राजा बन गया। लेकिन इसने क्या किया? राजतंत्र को दोबारा से स्थापित कर दिया और प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। लेकिन इसके विचार थे, बेशक मैं राजा हूँ तुम्हारा, लेकिन मैंने प्रजा के लिए ही काम करना है। इसके लिए उसने 1804 में नागरिक संहिता लेकर आया, जिसको नेपोलियन की संहिता भी कह देते हैं। इसमें वो सभी नियम कानून लिखे थे जिनके द्वारा वह अपनी प्रजा को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकता था। इसलिए उसने पहला क्या काम किया? मैं जो भी चेंजेस लाना चाहता हूँ, परिवर्तन लाना चाहता हूँ, वह फ्रांस के प्रत्येक हिस्से में एक जैसे ही लागू होंगे और राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा। जैसे पहले बुर्बो वंश का ही बेटा राजा बनता था। इसलिए उसने कहा नहीं, जिसमें योग्यता होगी वही राजा बनेगा। और जितने भी हैं वहाँ पर प्रजा, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कारीगर हो, पढ़ा लिखा हो, मध्यम वर्ग हो, कुलीन वर्ग हो, सबको बराबर का ही अधिकार दिया जाएगा। साथ में उसने एक काम और भी किया। जो सामंती व्यवस्था थी, जिसके कारण किसान मजदूर बहुत पीड़ित थे, उसको भी उसने कहा अब ये नहीं चलेगी, ख़त्म कर दिया उसने। किसानों को जमींदारों से मुक्ति दिला दी, उनका कर्जा माफ़ करवा दिया। कारीगरों के ऊपर श्रेणी संघ का नियंत्रण भी खत्म करवा दिया कि नहीं, जहाँ काम करना चाहते हो वहाँ पर काम करो। यातायात संचार व्यवस्थाओं का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया गया, नई टेक्नोलॉजी को ढूंढा गया। इस सब से क्या हुआ? किसान, कारीगर, उद्योगपति, सबको क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। तुमको ये सारा सुनने पर लग रहा होगा कितना अच्छा था नेपोलियन, सारे लोग उसके साथ होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वो इस चित्र में ही दिख रहा है हमें। सेना जो है पूरा विरोध कर रही है नेपोलियन का, कह रही है कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना। ऐसा क्या कारण तुम्हें लग रहा है? उसका कारण ये, जब नेपोलियन राजा बना तो उसकी इच्छा हुई, अगर मैं फ्रांस पे कब्जा कर सकता हूँ तो और देशों पे क्यों नहीं? आसपास के हैं वहाँ पर भी मैंने क्या करना है? युद्ध करना है। युद्ध के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा उसको हमला करना है तो क्या चीज़ चाहिए होती है बेटा? चित्र में दिख रहा है ना, कैसे सबके हाथों में तलवारें हैं, यानी युद्ध में लड़ने के लिए सामान, उसको खरीदने के लिए पैसे। ये वो कहाँ से लेगा? जनता से। किस रूप में? कर के रूप में। तो जो पहले कर थे वो उसने एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लोगों ने विरोध किया। फिर उसने कहा तुम जो मेरा विरोध कर रहे हो अखबार के माध्यम से, उसको अब नहीं चलेगा। उसने उन पर बैन लगा दिया, मतलब सेंसरशिप कर दी और ज़बरदस्ती लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लग गया। और इन सब चीज़ों से क्या हुआ? फ्रांस के लोग नेपोलियन के बहुत खराब खिलाफ होते चले गए। और उसी समय पर मौका देखकर जो आसपास के और देश थे, उसमें स्पेशली जिन्होंने देखा फ्रांस की जनता इससे खुश नहीं, तो क्यों ना हम इसके ऊपर हमला कर दें। उनमें कौन थे? ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इन सभी शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन के साथ युद्ध किया, उसे हरा दिया। देखो ये चित्र देखो, इसमें नेपोलियन को ही दिखाया है कि वो डाकिया है। डाकिया क्या लेके जाता है? लेटर्स ना। इसमें हर लेटर पे फ्रांस की उन जमीन का नाम है जो युद्ध में नेपोलियन हारता ही चला गया। वहाँ पर फिर बाकी राजाओं ने इसके साथ मिलकर एक संधि की। संधि का नाम क्या है? वियना की संधि। इसमें संधि किस किस के साथ हुई? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया देशों के साथ। और इस संधि में क्या लिखा कि नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस करे हैं, बदलाव किए हैं, वो अब नहीं होगा। जैसा पहले था वैसा ही होगा। नेपोलियन की जगह कौन आ जाएगा राजा? दोबारा से बूर्बो वंश ही आएगा। और जितने भी नेपोलियन ने युद्ध करके जगह क्षेत्र जीते थे,
वो सब उससे वापस छीन लिए। किससे छीन लिए? नेपोलियन से छीन लिए और उसकी सीमा निश्चित कर दी कि फ्रांस के पास सिर्फ इतनी ही ज़मीन है, इससे ज़्यादा उसके पास ज़मीन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, कल हम क्या करेंगे? भाग 3 पढ़ेंगे। किसके बारे में? इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ।